हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। टुडे वी आर हियर विथ न्यू टॉपिक इंटीग्रेशन। ये आपका जो है मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन एक बहुत ब्यूटीफुली टॉपिक है और इसको पढ़ने में बहुत मजा आता है गाइज। और इस इंटीग्रेशन को आप लोग जो है फिजिक्स में बहुत खूब यूज किए हैं। क्या यूज किए हैं तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग आज इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे इंटीग्रेशन का जो है इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद फॉर्मूला कैसे जो है इन्वर्स होता है डिफरेंशिएशन का वो हम लोग देखेंगे। तो गाइज बिल्कुल मेरे साथ अच्छे से बने रहिए और ध्यान से देखिए। इंटीग्रेशन आपके लिए बहुत आसान होने वाला टॉपिक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन और देखते हैं कि क्या होता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन को जैसा कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं समाकलन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है। तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन? it is reverse process of differentiation. It is reverse process of differentiation, or we can say in other words it is a combining of two or more function. तो क्या होता है इंटीग्रेशन? दो या दो से अधिक कंबाइन कर दो फंक्शन को, या तो ब्रेक करेंगे फिर उसको डिफरेंशिएशन करके उसके बाद इंटीग्रेशन करके उसको एक बना देते हैं तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है। या तो आप बोल सकते हो सिंपली वर्ड में कि क्या होता है डिफरेंशिएशन का जस्ट क्या होता है, रिवर्स होता है। क्या होता है? रिवर्स। तो जैसा कि इंटीग्रेशन के नाम से ही पता चल रहा है, इसमें समाकलन एस आता है। इसका मतलब होता है जैसे एक तरह से हम कंसीडर करें सम मतलब समेशन, बहुत सारे डिस्क्रीट चीजों को एक साथ ऐड करना आपका किस में आ जाता है? समेशन या सम बोलते हैं। अगर इस एस को हम लोग थोड़ा सा खींच दें और ऐसे बना दें तो आपको क्या लग रहा होगा? ये इंटीग्रेशन की तरह दिख रहा है कि नहीं? अभी तक आप लोग फिजिक्स में बहुत सारे एरिया का क्या करते थे, एक साथ जो है ऐड करके इंटीग्रेशन करते थे। तो वहां पर भी बहुत सारा यूज करते थे आप फिजिक्स में। इस टाइप का कुछ एरिया को लेते थे, ऐड करके बहुत समेशन कर देते थे, डिस्क्रीट चीजों का समेशन कर देते थे। तो वहां पर क्या हो जाता था आपका? इंटीग्रेशन। क्या हो जाता था? इंटीग्रेशन। There are two types of integration. First is indefinite integration and second is definite integration. So what is the meaning of indefinite integration? Indefinite integration means without any limit, without any upper limit and lower limit. It contains without limit. जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर गाइज कोई भी लिमिट नहीं है, मीन्स इंडेफिनिट है, अनिश्चित है। जैसे कि कोई चीज आप कहीं ग्राउंड में दौड़ रहे हो या तो कहीं पर भी दौड़ रहे हो, उसका कोई निश्चित ना हो, मतलब कोई भी वैल्यू जो है निश्चित नहीं हो। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, अनिश्चित मीन्स। नेक्स्ट सेकेंड टाइप्स है आपका डेफिनिट। इट कंटेन्स अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ फंक्शन। तो ये क्या करता है, जो है एक लोअर लिमिट होता है, इसमें एक अपर लिमिट होता है गाइज। इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। और ये होता है आपका अपर लिमिट, ये होता है अपर लिमिट। इसमें जो बाउंड्री होती है वो क्या होती है? एक तरह से डेफिनिट होती है, मतलब निश्चित होती है। जैसे क्रिकेट की बाउंड्री होती है, सबको पता होता है कि इतने के बीच में जो है बॉलर और जो है रनर इतना बनाया गया है, क्रिकेटर वहां से खेलता है, इसके बाद जो 4 रन 6 रन मारता है तो उसकी एक क्या होती है, बाउंड्री जो है निश्चित होती है। तो आपका क्या हो जाता है? डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो आप समझ गए होंगे कि इंडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। पहले हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इसके पहले आप लोगों ने शायद एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा डिफरेंशिएशन का, क्योंकि मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं तो कुछ सोचकर ही जो है सीरियल वाइज दिए गए हैं। इसका मतलब अगर आप डिफरेंशिएशन पढ़ चुके होंगे तो आपके लिए जो है इंटीग्रेशन बहुत आसान होने वाला है। इसमें केवल फॉर्मूला बेस्ड होता है और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे गाइज क्या होता है कि इंटीग्रेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, मान लीजिए कोई एक फंक्शन है, इसको हम लोग क्या करते हैं? डिस्क्रीट मीन्स 2-3 फंक्शन में आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। मान लीजिए जी एक्स में ब्रेक कर दिए, इसके बाद एक एच एक्स में जो है ब्रेक कर दिए, और एक मान लीजिए बी एक्स में ब्रेक कर दिए इसको। अब इन तीनों को मिला के अगर फिर से जो है हमारा एक फंक्शन बने, एफ एक्स बन जाए, इसका मतलब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? अभी डिफरेंशिएशन करके इसको ब्रेक किया था। इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने इंटीग्रेशन करके क्या किया? इसको इंटीग्रेशन करके जो है एक कर दिया, एक फंक्शन फिर से इसको बना दिया। तो एफ एक्स को जैसे आप क्या कर रहे हो? ब्रेक करके डिफरेंशिएशन करके उसके अलग अलग डिस्क्रीट कर दे रहे हो, पार्ट कर दे रहे हो। उसके बाद फिर उसको क्या कर रहे हो? फिर उसको जो है
इंटीग्रेशन करके फिर एक एफ एक्स आपका फंक्शन आ जाएगा। वो कैसे आएगा अभी हम लोग देखते हैं डिस्कस करके, जब डिस्कस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए गाइज आगे अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर सकते हैं। आपके पास 3 सेकेंड का टाइम है, 5 सेकेंड का टाइम है। अभी मत बोलना सर कि जो है इतना कम टाइम आप दे रहे हो। चलिए गाइज अगर आप नहीं नोट कर पाए हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो इसके बाद अब हम लोग समझते हैं जो है कि इसका जो है फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखते हैं। इसके बाद हम लोग सबसे पहले देखेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो जैसा कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपका एक क्या है, एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो इसका एक जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड, तो हम लोग उसको पहले लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले को। स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो जैसा कि आप लोग पहले डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, मान लीजिए डी बाई डी एक्स लेते थे। अगर एक फंक्शन हमने ले लिया एक्स एन, तो आप इसका क्या निकालते थे, एन एक्स एन माइनस वन, एन इंटू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन। अब क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन में आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगर हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्म में देखें इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला, तो आपको क्या करना है, कोई एक फंक्शन लेना है एक्स एन और किसके रेस्पेक्ट में जो है इसका इंटीग्रेशन करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, मीन्स डी एक्स करना है। तो इसका आपका हो जाएगा एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। और यहाँ पर एक चीज आएगा आपका कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट क्यों आता है, क्योंकि हमारा जो इंटीग्रेशन क्या है, इनडेफिनिट है, मतलब एक तरह से जो है हमारा बाउंड्री डिसाइड नहीं है, इसमें कोई भी कांस्टेंट आता है। तो जैसे कि अभी एक क्वेश्चन मैं करता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर ये कांस्टेंट का मतलब बताना क्या चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कोई भी लिमिट हमारी क्या है, निश्चित नहीं है, इसीलिए आपका क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। तो जैसा कि एक मैं क्वेश्चन लूंगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जैसे गाइस इस पर एक सिंपली मान लीजिए एक्स रेज टू द पावर 5 है, इसका हमें क्या करना है, पहले तो हम लोग इसका निकाल लेते हैं डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा, 5 एन की जगह पर आ जाएगा, क्योंकि जो आपका डिग्री है एन की जगह पे 5 है, एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन है, तो 5 माइनस वन आपका क्या आएगा, 4 आएगा। तो इसका आपका डिफरेंशिएशन हो गया। अगर मान लीजिए इसी का इंटीग्रेशन हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एक्स रेज टू द पावर 5, इसके बाद dx के रिस्पेक्ट में निकालना है तो x 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, 6 प्लस c, कांस्टेंट रहेगा आपका यहाँ पर। फिर अगर इसका जो है गाइज मान लीजिए जस्ट इसका आप क्या कर दें, इसका फिर से अगर डिफरेंशिएशन कर दें, इनवर्स हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैंने बोल दिया है कि क्या होता है, इंटीग्रेशन का जो भी आता है उसका अगर इनवर्स करो मीन्स जस्ट उल्टा कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसका आप क्या कर दो, अभी हम लोग कर देते हैं इसका डिफरेंशिएशन। अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो 6 एक्स रेज टू द पावर क्या हो जाएगा आपका, 6 माइनस 1 5 आ जाएगा, क्योंकि एन एक्स एन माइनस वन होता है, अपॉन में आपका 6 नंबर तो रहेगा ही, कांस्टेंट का आपका 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, बिकॉज यू नो ऑलरेडी एनी कांस्टेंट नंबर फॉर एग्जांपल 3 2 1 सबका क्या डिफरेंशिएशन होता है, 0। तो यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा कैंसिल, तो आपका आ जाएगा एक्स रेज टू द पावर 5। तो जहां से आपने स्टार्ट किया था, ये फंक्शन लेके आपने स्टार्ट किया था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5, तो आपका वही सेम जो है आ गया, क्योंकि जो हमने इंटीग्रेशन किया, फिर इंटीग्रेशन का हमने क्या कर दिया गाइस, यहाँ से इंटीग्रेशन जो है इसका हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन, क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन। जैसे ही डिफरेंशिएशन कर दिया फिर से आपका क्या आ गया, एक्स रेज टू द पावर 5, इनवर्स होके फंक्शन आपका वही आ गया, मतलब क्या हुआ है, इनवर्स हुआ, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, इनवर्स, क्या हुआ, इनवर्स। तो आसान है कि नहीं, बिल्कुल। तो इसको गाइस जल्दी से नोट करें। इसके बाद एक और एग्जांपल मैं आपको लेके बताता हूं, कांस्टेंट वाला एग्जांपल, फिर हम लोग क्या देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे। मैथ को पढ़ें बिल्कुल मस्ती के साथ, झूम झूम कर, तभी आपको आएगा समझ। मैथ से कभी भागना नहीं चाहिए गाइस, मैथ्स इज वेरी इजी सब्जेक्ट, बस आपको फॉर्मूला रखना होता है, मैथ्स का आंसर जल्दी जल्दी आता जाता है। मैथ से कभी नहीं भागना चाहिए, मैथ्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। कुल मिला के इंटीग्रेशन की कहानी वही होती है, जैसे कि मान लीजिए किसी इंसान की होती है जिंदगी, क्या होती है, जिंदगी।
जैसे मान लीजिए हम जन्म लेते हैं, यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं अपनी जिंदगी में, इसके बाद बीच में बहुत सारी घटनाएं घट जाती हैं, बहुत सारी घटनाएं घट जाती हैं, जो डीएक्स के रूप में क्या बनता है, मतलब डिस्क्रीट के रूप में हमारा पूरा लाइफ का क्या चलता है, यहाँ पे साइकिल क्या चलता है, लाइफ का साइकिल, लाइफ का यहाँ से साइकिल चलता है। फिर यहाँ आपका क्या हो रहा था, बर्थ हो रहा था, BIRTH, बर्थ मतलब आपका जन्म हुआ। इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाता है, लास्ट में एक चीज होता है जो डिसाइड, तो ऐसा ही क्या हो जाता है, बर्थ से बिल्कुल एंड में डेथ हो जाता है। तो उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, तो हमेशा लिमिट से स्टार्ट करते हैं, पूरा लाइफ साइकिल को जो है डिस्क्रीट करते हैं फंक्शन को, इसके बाद लास्ट में जो है हमारा आंसर आ जाता है। तो चलिए गाइज, आई होप सब लोग नोट कर चुके होंगे। तो चलते हैं आगे, अब देखते हैं एक एग्जांपल लेके इसका स्टैंडर्ड फॉर्म का। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, क्या पढ़ रहे हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इसको अपन बोल सकते हैं इंटीग्रल भी बोल सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं गाइस, आपको कोई फंक्शन f(x) दिया है 3x² प्लस 2x प्लस 3, 3x² प्लस 2x प्लस 3 नहीं लेते हैं, x² ही ले लेते हैं, ठीक, x³ ले लेते हैं। चलो गाइज, अब हम लोग इसका करते हैं डिफ्रेंसिएशन। तो सभी लोगों को पता है कि डिफ्रेंसिएशन को ऐसे लिखते हैं, तो f(x) जो है dx होता है, तो x³ प्लस 2x प्लस 3, इसका हम लोग क्या कर देंगे, dx कर देंगे। तो निकालते हैं इसका dx, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। अगर आप इसका डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे गाइज, तो मान लीजिए इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आ रहा होगा हमारा, d/dx x³ प्लस 2x प्लस 3, तो इसका डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं तो 3x² प्लस 2, x का 1 हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा, 0। तो अब हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसको अगर आप चाहते हैं तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, x³ dx प्लस 2x dx प्लस 3 जो है dx, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो इसका अलग अलग इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो x⁴ हो जाएगा, अपॉन में 4 आएगा, प्लस 2x²/2 हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा, और इसके बाद आपका कांस्टेंट क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, ठीक। तो हम लोग इसका क्या कर रहे थे गाइज, अभी हम लोग क्या निकाल रहे थे, इंटीग्रेशन निकाल रहे थे, ठीक। तो हमारा अब यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो गया है, x⁴/4, 2 से 2 कैंसिल होगा, x² प्लस 3x प्लस c, तो आपका ये बन गया। अब मान लीजिए इसका अगर हम लोग क्या कर दें, फिर से डिफ्रेंसिएशन कर दें, अगर फिर से डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, मान लीजिए इसका हम लोग क्या कर देते हैं, फिर से डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, तो आपका हो जाएगा 4x³, यहाँ पर x⁴ का हो जाएगा 4x³ अपॉन 4, प्लस इसका हो जाएगा 2xn-1, मतलब 2 - 1 1, प्लस 3x का 1 होगा तो 3, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे गाइज क्या आ जाएगा, x³ आ जाएगा, 2x आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, तो आपका क्या आ गया, 3। अभी हम लोग का c यहाँ पे लिखे थे कांस्टेंट में, तो उसी प्रकार आपका क्या आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, क्या आ गया गाइज, 3 आ गया। और जबकि डिफ्रेंशिएशन में मान लीजिए यहाँ पर 3 आया है, तो मान लीजिए इसका अगर हमने डिफ्रेंशिएशन करना था, तो यहाँ पे क्या हम प्लस c लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा 3 था वो क्या हो गया, 0। अभी कांस्टेंट वाली जो बात अपन कर रहे थे, तो इसमें समझ सकते हैं आप कि c यहाँ पर क्यों लिखते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं 0 आया, यहाँ पे मान लीजिए 3 आ रहा है कांस्टेंट, दोबारा हम लोग डिफ्रेंशिएशन जब उसका इन्वर्स कर रहे हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट होता है। तो आपके यहाँ की कांस्टेंट वाली बात बिल्कुल हमेशा क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इसीलिए हम लोग यहाँ कांस्टेंट लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट यहाँ पर प्लस c लिखते हैं। डिफ्रेंशिएशन में ये 3 जो है गायब हो जा रहा था जो है, इसीलिए यहाँ पर क्या आता है हमेशा, कांस्टेंट। इंडेफिनिट में क्या आता है, कांस्टेंट। तो ये आपका डाउट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो गाइस जल्दी से नोट करें, इसके बाद जो है जल्दी से हम लोग डिफ्रेंशिएशन से कैसे फॉर्मूला इंटीग्रेशन का होगा लिख सकते हैं, क्योंकि बिना फॉर्मूला याद किए हुए डिफ्रेंशिएशन आप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए गाइस जल्दी से इसको नोट करें सवाल को, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस मिटाते हैं इसको और हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फॉर्मूला हम लोग लिख के देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि डिफरेंशिएशन से हम लोग क्या बनाएंगे गाइस, फॉर्मूला बनाएंगे। तो फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला आपका है इंटीग्रेशन का, स्टैंडर्ड dx का,
तो आपको याद रखना जरूरी है हमेशा n+1/n+1+c। एक चीज गाइस ध्यान देंगे कि आपका ये जो फॉर्मूला है आपका डेफिनेट में भी काम देगा और इंडेफिनेट में भी काम देगा, दोनों में काम देगा, ठीक। इसके बाद दूसरा गाइज हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए dx है, यहाँ पर कोई कांस्टेंट नंबर रहता है तो इसका हो जाता है हमेशा डिफरेंशिएशन x+c। क्या हो जाता है? x+c। इसके बाद एक चीज हम लोग तीसरा देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर -cos x+c है। अब इसका आप जो है डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटीग्रेशन हमारा बनेगा, जस्ट इनवर्स करेंगे तो cos x का क्या होता था गाइज? -sin x। मान लीजिए अगर हम इसका करें तो -sin x होता था, प्लस c का जो होता है डिफरेंशिएशन 0, तो क्या बनेगा? sin x। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? sin x dx इज इक्वल टू -cos x+c। तो आप समझ गए होंगे कि जस्ट जो है इसका इनवर्स क्या हो रहा है हमारा? इंटीग्रेशन। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे आपका cos x का भी लिख सकते हैं गाइज, 4 नंबर पे लिखते हैं cos x का, तो cos x आपका dx है तो इसका क्या हो जाएगा? sin x+c हो जाएगा। तो cos x का क्या हो जाएगा? sin x+c। उसी प्रकार जैसे tan x का आप डिफरेंशिएशन करते थे गाइज, क्या निकालते थे? sec² x, तो अपन लिख सकते हैं sec² x जो है dx इज इक्वल टू, तो आपका ये आ गया। तो हमारे कितने हो गए? 5 हो गए। उसी प्रकार cot x का भी लिख लें आप। cot x का क्या लिखते थे गाइज? माइनस में लिखते थे या प्लस में? बताइए। cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? ये -cot x+c। इसको सही से लिख लें, नहीं तो कई लोग जो है बॉल बनाने लगेंगे, इसको गोला बनाने लगेंगे, ठीक। -cot x+c। तो आपका 6 फॉर्मूला हो गया। 7 वाला गाइज अगर आप sec x का लिखते थे डिफरेंशिएशन तो sec x इंटू क्या लिखते थे? tan x लिखते थे, तो sec x+c, तो इसको क्या लिख सकते हैं? sec x tan x और dx इज इक्वल टू sec x+c। तो आपका 7 नंबर का फॉर्मूला भी हो गया। इसके बाद 8 नंबर पर एक ऐसे आप लिखते थे किसका? -cosec x का जो है डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या करते थे यहाँ पे? cosec x इंटू cot x करते थे ना, cosec x इंटू cot x dx इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -cosec x+c। तो इसी प्रकार गाइज अगर आप लिखना चाहते हैं अगला वाला फॉर्मूला तो 9th नंबर पर आप लिख सकते हैं dx/रूट में 1 - x² इज इक्वल टू इनवर्स का हम लोग लिख लेते हैं sin इनवर्स x+c, या तो आप लिख सकते हैं इसको -cos इनवर्स x+c। -1 है यहाँ पे cos इनवर्स x+c। तो जल्दी से फॉर्मूला को नोट करें गाइज, और फॉर्मूला को भाई बिल्कुल याद करें। अगर आप याद नहीं करेंगे तो इंटीग्रेशन नहीं होगा। अगर आप उस टाइम इसका इंटीग्रेशन करने लगेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो गाइज जल्दी से फॉर्मूला को नोट करें। चलिए अगला फॉर्मूला हम लोग देखते हैं गाइज। टेंथ नंबर का फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। 10th नंबर का फॉर्मूला देखते हैं 1/1 + x²। तो इसका आप क्या करते थे? 10x+c यही करते थे, 10x+c लिखते थे। 10x या 10 इनवर्स x करते थे। जैसे यहाँ पे अभी हम लोग किसका लिख रहे थे? इनवर्स का लिख रहे हैं फॉर्मूला। किसका लिख रहे हैं गाइज? इनवर्स का। या तो इसको अपन लिख सकते हैं 10 को जस्ट अपोजिट इसका इनवर्स -cot इनवर्स x+c, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद गाइज एक हम लोग लिखते हैं जैसे 11th नंबर पे 1/x² -1 का हम लोग लिखते हैं sec इनवर्स x+c। sec इनवर्स x+c, या तो इसको अपन जस्ट अपोजिट करेंगे तो -cosec इनवर्स x+c, तो इसको भी आप कर सकते हैं। इसके बाद गाइज एक होता है सबसे बड़ा फंक्शन और सबसे दिखने में छोटा। क्या होता है? सबसे छोटा। तो इसका हो जाता है सेम e⁻x+c। तो ये आपका फंक्शन है तो बहुत बड़ा लेकिन दिखता है लिखने में छोटा, तो इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं e⁻x+c। इसके बाद गाइज एक और चीज, आप 1/x का जो है डिफरेंशिएशन में क्या करते थे? log x लिखते थे कि नहीं? तो यहाँ पे log x का आप क्या करते थे? डिफरेंशिएशन 1/x करते थे ना।
कैसे करते थे, डी बाई डी एक्स 1/x इज इक्वल टू लॉग एक्स, यही तो करते थे डिफरेंशिएशन में। तो यहाँ पे 1/x dx का log x प्लस सी। एक गाइज और लिख लेते हैं हम लोग, 14 नंबर का एक और लिख लेते हैं, a के पावर x dx। अब कभी ये तुम मत कर देना गाइज, आप सोच के कि कर दें कि a के पावर जैसे e के पावर x का लिखे थे वही, तो सेम आप a रेज टू द पावर x का नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर a क्या है आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हो जाता है आपका a रेज टू द पावर x अपॉन में log a प्लस सी, log a प्लस सी। log a क्यों आ जाता है, क्योंकि आपका यहाँ पे कांस्टेंट है, मीन्स कोई भी नंबर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन कंसीडर और यू कैन कंसीडर 2 रेज टू द पावर x, 3 रेज टू द पावर x, आप कोई भी कंसीडर यहाँ पर कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी कांस्टेंट कहाँ पर आएगा, उसको आप ले सकते हैं। तो बिल्कुल a टू द पावर x अपॉन log a प्लस सी। तो ये रहा गाइज आपका इंटीग्रेशन का आपका फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद होता है तो जिस घर में आप सोते हैं, आप सुबह उठिए और फॉर्मूला को डिफरेंशिएशन का एक साइड इंटीग्रेशन का लिख के बिल्कुल चिपका दें, ताकि आप जैसे उठे आते जाते दिन भर में आप जितने बार आएंगे अगर आप देखते जाएंगे तो आपका याद होगा। लेकिन कई लोग ऐसा बताते हैं, अगर आपको ऐसा ना फॉलो करना हो तो गाइज आप विश्वास करें, अगर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को, ऑटोमेटिक आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। दिस इज माई एक्सपीरियंस, बिकॉज मैंने जब भी मैथमेटिक्स सॉल्व किया कभी भी मैंने अलग से फॉर्मूला रटा नहीं, ना तो कभी याद किया। मैंने अपनी लाइफ में हमेशा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद जहां जहां पर फॉर्मूले का यूज होता था मैं वहां पर फॉर्मूला यूज करता था और क्वेश्चंस को जो है बनाता जाता था, क्योंकि ये बहुत अच्छी टेक्निक होती है। क्योंकि अगर आप फॉर्मूला याद करने बैठोगे, कोई हिस्ट्री और जो है सिविक्स का सब्जेक्ट तो है नहीं, ये तो है मैथमेटिक्स, तो बिना जो है इसको प्रैक्टिस किए आप याद नहीं कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे वहां पर अप्लाई करते जाएंगे। तो चलिए गाइज, अब हम लोग जो है अगले लेक्चर में देखेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का कुछ जो है ट्रिक्स देखेंगे। इसके बाद जो है इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए गाइज फिर मिलते हैं, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं गाइज।